नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम AEC 2 के सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल साइंस के यूनिट 5 ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड पॉलिसीज यानी कि वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे इसे पढ़ने वाले हैं। इन्वायरमेंटल साइंस पर मैंने पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें जैव विविधता को मैंने बताया था। इस वीडियो में मैं वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे को पढ़ाने वाला हूँ, हिंदी में ही पढ़ाने वाला हूँ। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके बाद एक तीसरा वीडियो भी आएगा जो कि आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं। वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं से तात्पर्य है विश्व स्तर पर पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी संकट है, उसे हम वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं कहते हैं। पर्यावरणीय संकट को देखें तो पर्यावरण संतुलन और संरक्षण वैश्विक चिंता का विषय है। मनुष्य द्वारा प्रकृति के अत्यधिक दोहन से मरुस्थलीकरण, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन, अम्लीय वर्षा, ओजोन क्षरण, ग्लेशियर का पिघलना जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ये समस्याएं मानवीय अस्तित्व के लिए संकटकारी बन चुकी है। आइए हम इन समस्याओं को बारी बारी से देखते हैं। पहला है जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज। जलवायु का मतलब है किसी स्थान के मौसम का औसत। भारत की जलवायु में 20वीं सदी में तीव्र परिवर्तन हुआ है, जो औद्योगिकरण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण हुआ है। जलवायु परिवर्तन के संकेतकों को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, समुद्र जल स्तर में वृद्धि, बर्फ का पिघलना और वैश्विक तापन में वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि, ये सब इंडिकेटर्स हैं जलवायु परिवर्तन के। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है मतलब जलवायु परिवर्तन होगा। फिर जल स्तर में वृद्धि, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, बर्फ का पिघलना और ग्लोबल वार्मिंग, ये इंडिकेटर है क्लाइमेट चेंज के, यानी जलवायु परिवर्तन के संकेतक हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जागरूकता और मानवीय प्रयासों की आवश्यकता है। दूसरा है वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का वायुमंडल ग्रीन हाउस गैस से मिलकर बना है जो तापमान को नियंत्रित करती है। मानव गतिविधियों के कारण इन गैसों का उत्सर्जन बढ़ गया है, जिससे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है, जिसके लिए वैश्विक सम्मेलन हो रहे हैं, परंतु समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तीसरा समस्या है ओजोन क्षरण यानी ओजोन डिप्लेशन। ओजोन परत गैसों से बनने वाली एक परत है जो सूर्य की हानिकारक पैरावैग्निक किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रे को पृथ्वी पर आने से रोकती है, उसे रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देती है। मानव निर्मित रसायन जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से ओजोन परत में छेद हो गया है, विशेषकर अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के रीजन में। 1987 में ओजोन परत को बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल बना जिसमें CFC को प्रतिबंधित करने के लिए तथा नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए गए। लेकिन अब इसका स्थान हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी HCFC जैसे नए रसायन इसके स्थान पर आ गए हैं। यह मानवीय स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरे का कारण बन रहा है। इसके बाद चौथा है हमारा अम्लीय वर्षा। औद्योगिकरण और जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन का स्तर बढ़ रहा है। इससे अम्लीय वर्षा होती है जो पृथ्वी के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। उदाहरण के लिए जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, नॉर्थ और न्यू जर्सी में अम्लीय वर्षा के प्रकोप के कारण पर्यावरण को गंभीर नुकसान हुआ है। प्राकृतिक गैस के प्रयोग से इस समस्या का समाधान संभव है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता और प्रयासों की आवश्यकता है। हमें जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत के संरक्षण और अम्लीय वर्षा के प्रभावों को गंभीरता से लेना चाहिए। अब हम वैश्विक संकटों के प्रभाव को देखते हैं। पहला है प्राकृतिक पर्यावरणीय परिवर्तन। पृथ्वी लाखों वर्षों से प्राकृतिक
परिवर्तनों का सामना करती आ रही हैं। लेकिन हाल के दशकों में मानवीय गतिविधियों और तकनीकी विकास ने प्रक्रियाओं में अत्यधिक हस्तक्षेप किया है। इन प्रभावों से सबसे ज़्यादा मानव अस्तित्व, जैव विविधता, कृषि और वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। दूसरा प्रभाव है जलवायु परिवर्तन और वन्य जीवों पर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन के कारण वन्य जीव को नए इलाके में स्थानांतरित होने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। समुद्री बर्फ के पिघलने से ध्रुवीय भालू जैसे जीवों के लिए शिकार करना मुश्किल हो गया है। तीसरा प्रभाव को देखें तो वो है ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र जल के स्तर में वृद्धि। वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर का पिघलना हुआ, जिससे समुद्र जल का स्तर में वृद्धि हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप द्वीप देशों और तटीय क्षेत्रों जैसे चीन, भारत, मिस्र और बांग्लादेश पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। छोटे द्वीप देशों जैसे मालदीव और तुवालू पूरी तरह से जलमग्न हो सकते हैं। चौथा प्रभाव है वो है अम्लीय वर्षा और कृषि पर प्रभाव। अम्लीय वर्षा ने कृषि उत्पादन और खाद्य उपलब्धता को प्रभावित किया है। मृदा संरचना और जैविकी पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक स्मारकों जैसे ताजमहल की स्थिति भी बिगड़ रही है और पोलैंड तथा स्विट्जरलैंड के भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। अब हम स्वास्थ्य पर प्रभाव देखते हैं। दूषित जल के सेवन से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तापमान में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के कारण उग्र जलवायु रोग अब ठंडे क्षेत्रों में भी फैलने लगे हैं। छठा है ओजोन क्षरण और यूवी विकिरण का प्रभाव। ओजोन परत के क्षरण से सूर्य की खतरनाक यूवी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर आने लगी है, जो वनस्पति और कृषि उत्पादों की वृद्धि को प्रभावित कर रही है। यूवी विकिरणों से आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पर असर पड़ता है, जिससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और प्रतिरक्षा तंत्र में कमजोरी जैसी समस्याएं हो रही हैं। इसके अलावा हानिकारक गैसें पृथ्वी की सतह पर एकत्रित हो रही हैं, जो वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का कारण बन रही है। इन सभी वैश्विक संकटों से निपटने के लिए तत्परता और जिम्मेदारी से कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। हमें प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए। पर्यावरण से संबंधित कुछ संगठन, कुछ सम्मेलन हुए हैं, उसे देखते हैं। पहला है हमारा पृथ्वी सम्मेलन या फिर रियो समिट, जो कि 1992 में हुआ था। 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वर्षा वनों का संरक्षण था, यानी वैश्विक तापन और सतत पोषणीय विकास और वर्षा वनों का संरक्षण इसका उद्देश्य था। रियो की घोषणा में यह कहा गया था कि देशों को प्राकृतिक संसाधन के दोहन का अधिकार है, यदि उनका प्रभाव दूसरे देशों पर नहीं पड़ता है। इस सम्मेलन से जैव विविधता पर कन्वेंशन और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC की स्थापना हुई। ये अब हम देखते हैं दूसरा जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान यह स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की बैठकें इसके अंतर्गत आयोजित होती हैं। तीसरा है जैविक विविधता पर कन्वेंशन यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। 1992 में रियो सम्मेलन के दौरान स्थापित इस संधि का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण और न्याय संगत साझाकरण करना है। 180 से अधिक देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे
और 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। उसके बाद हमारा है चौथा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन क्षरण को रोकने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसके माध्यम से उन पदार्थों के उत्पादन को कम करने का लक्ष्य रखा गया है जो ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं। इस प्रोटोकॉल ने ओजोन क्षयकारी पदार्थों या तत्वों के कुल वैश्विक उत्पादन व खपत की गिरावट में उल्लेखनीय योगदान दिया है। 2010 के बाद इस प्रोटोकॉल का एजेंडा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी HCFC को कम करने पर केंद्रित है। यूरोपीय संघ ने इस प्रोटोकॉल को संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सर्वाधिक व्यापक और महत्वपूर्ण संधि का दर्जा दिया है। इसके बाद पांचवा है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। UNFCCC के तहत यह संधि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इस पर 1997 में हस्ताक्षर हुए और इसका पहला कार्यान्वयन चरण 2008 से 2012 था। यह विकसित और विकासशील देशों के बीच जिम्मेदारियों का सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद है हमारा रामसर समझौता। 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित यह संधि वेटलैंड्स के संरक्षण और उनके संसाधनों के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है। यह पारिस्थितिकी तंत्र पर काम करने वाली पहली वैश्विक पर्यावरण संधि है। इसके बाद है हमारा सातवां रासायनिक हथियार सम्मेलन CWC। यह 1997 में लागू हुई संधि है जो रासायनिक हथियारों के उत्पादन, विकास और उपयोग पर रोक लगाती है। जनवरी 2018 तक दुनिया के 96% से अधिक रासायनिक हथियार नष्ट कर दिए गए हैं। इसके बाद आठवां है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत स्थापित UNEP अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय सरकारों के साथ नीतियों का कार्यान्वयन करने में मदद करता है। इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी यानी केन्या के राजधानी नैरोबी में स्थित है और यह विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन करता है। इसके बाद नौवां है हमारा सिटीज यानी कि वन्य जीव व वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। सिटीज का फुल फॉर्म बोले तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना। सिटीज एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा जंगली जानवरों व पौधों के अस्तित्व पर खतरा न हो। इसे वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। इसके आधार पर प्रजातियों को 3 प्रशिष्टों में बांटा गया है। पहले प्रशिष्ट में लुप्तप्राय प्रजातियां आती हैं। दूसरे प्रशिष्ट में वैसी प्रजातियां आती हैं जिन्हें व्यापार से लुप्तप्राय होने की संभावनाएं हैं। तीसरे प्रशिष्ट में वैसी प्रजातियां आती हैं जिन प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित किया जाता है। इन सभी संगठनों और सम्मेलनों का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना और जैव विविधता को बचाना है। इनकी सफलता वैश्विक सहयोग और समर्पण पर निर्भर करती है। अब हम सतत पोषणीय विकास और इसके उद्देश्य को देखेंगे। सतत पोषणीय विकास आप जानते होंगे, यह एक विकास की प्रक्रिया है जो पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के संतुलित एकीकरण पर आधारित है, जिससे वर्तमान की ज़रूरत पूरी हो सके बिना भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरत को नुकसान पहुंचाए हुए। सतत पोषणीय विकास यही है कि जिससे वर्तमान की ज़रूरत पूरी हो सके बिना भविष्य की किसी पीढ़ियों के नुकसान पहुंचाए हुए। यह अवधारणा 1960 के दशक में औद्योगिकीकरण और पर्यावरणीय प्रभाव के अवगत होने के बाद प्रबल हुई। 1987 में ब्रटलैंड
आयोग की रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य के माध्यम से सतत विकास की अवधारणा को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया गया। सतत पोषणीय विकास का उद्देश्य को देखें तो सतत विकास का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण करना, आर्थिक व सामाजिक विकास की प्रक्रिया में भविष्य पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए समग्र रूप से विकास करना है। यह प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग, ऊर्जा, कचरे और परिवहन प्रबंधन को बढ़ावा देता है। 2030 के सतत पोषणीय विकास के लक्ष्यों को देखें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में 2015 से 2030 तक के लिए सतत विकास के लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनाया गया है। 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो सभी देशों को समान रूप से प्राप्त करने होंगे। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें पहला है देशों के बीच व भीतर असमानताओं को घटाना। दूसरा है लचीले व बुनियादी ढांचे समावेशी सतत औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। तीसरा है अस्थायी खपत व उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। चौथा है सुरक्षित, लचीली और मानव बस्तियों का निर्माण करना। पांचवा है जलवायु परिवर्तन व उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। छठा है अस्थायी विकास के लिए महासागरों, समुद्रों, समुद्री संसाधनों का संरक्षण व उपयोग। सातवां है सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण व जैव विविधता के ह्रास को रोकने का प्रयास करना। आठवां है शांतिपूर्ण व समावेशी समितियों को बढ़ावा देना व न्याय सुनिश्चित करने के लिए इन्हें जवाबदेह करना। नौवां है वैश्विक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को सुदृढ़ करना। 10वां है गरीबी के सभी रूपों की वैश्विक स्तर पर समाप्ति। 11वां है खाद्य सुरक्षा व बेहतर पोषण, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना और भूखमरी की समाप्ति। 12वां है लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं व लड़कियों को सशक्त बनाना। 13वां है सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा व स्वस्थ जीवन की बढ़ावा देना। 14वां है समावेशी व न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना। 15वां है सभी के लिए स्वच्छता व पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 16वां है टिकाऊ, सस्ती, विश्वसनीय, आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। 17वां है सभी के लिए निरंतर समावेशी सतत आर्थिक विकास, पूर्ण व उत्पादक रोजगार को बढ़ावा देना। इस प्रकार हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यानी कि सतत पोषणीय विकास के लक्ष्य हैं। कोई पीछे न छूटे, लीव नो वन बिहाइंड का सिद्धांत आधारित है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी समुदाय विकास से वंचित न रहे। सतत पोषणीय विकास में भारत की भूमिका को देखते हैं। भारत सतत विकास लक्ष्यों को लेकर दृढ़ है और नीति आयोग को इन लक्ष्यों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समझौते और अभिसमयों में भाग लिया है, जैसे जैव विविधता संबंधी CBD और जलवायु परिवर्तन संबंधी CNFCC में भारत ने भाग लिया था। भारत में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं हैं। भारत में सतत विकास के लिए कई राष्ट्रीय अभियान और मिशन चलाए जा रहे हैं। पहला है जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय अभियान। दूसरा है सतत पोषणीय विकास के लिए राष्ट्रीय अभियान। तीसरा है हरित भारत के लिए राष्ट्रीय अभियान। चौथा है राष्ट्रीय जल अभियान। पांचवा है हिमालय पारितंत्र का संरक्षण। छठा है ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना। सातवां है सतत अधिवास पर राष्ट्रीय मिशन। साथ ही सोलर पार्क, सूर्य मित्र योजना
और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। सतत विकास मानवता की दीर्घकालिक भलाई के लिए आवश्यक है। वैश्विक और राष्ट्रीय प्रयासों के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अब हम भारत में पर्यावरणीय कानून को देखते हैं, यानी कि भारत में पर्यावरण संबंधी जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उसे देखते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कानून और संवैधानिक प्रावधान हैं, जो देश की पर्यावरणीय स्थिति और पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने का कार्य करते हैं। ये कानून पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं और नागरिकों, सरकारी संस्थाओं और उद्योगों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। प्रमुख पर्यावरणीय कानून इस प्रकार है। भारतीय संविधान और पर्यावरण संरक्षण को देखें तो भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है जो समय के साथ विकसित होता रहा। संविधान में पर्यावरण संरक्षण पर विशिष्ट प्रावधान भी इस विकसित प्रकृति का परिणाम है। हमारे संविधान की प्रस्तावना समाज के समाजवादी स्वरूप और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करती है। जीवन स्तर व प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का निर्णय मानक इसमें निहित है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का अध्याय स्पष्ट रूप से पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक पर कर्तव्य लगाता है। अनुच्छेद 51A कहता है, यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वे जंगलों, झीलों, नदियों, वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा व सुधार करें तथा जीवित प्राणियों के लिए दया करें। अनुच्छेद 21 जीवन के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। पर्यावरण का अधिकार रोग व संक्रमण के खतरे से मुक्त इसमें अंतर्निहित है। MC मेहता बनाम भारत में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना। पर्यावरण संरक्षण हमारे सांस्कृतिक मूल्यों व परंपराओं का हिस्सा है। पर्यावरण संरक्षण के विषय में संवैधानिक प्रावधानों का ज्ञान आज भी आवश्यक है, ताकि अधिक लोगों को पारिस्थितिकी और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए संवेदनशील बनाया जा सके। इसके बाद दूसरा है हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। यह अधिनियम वन्यजीवों और उनके पर्यावरण की रक्षा करता है और वन्यजीव तस्करी, अवैध शिकार और वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए नियम निर्धारित करता है। अपराध करने वाले को 5 से 7 साल की सज़ा और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके बाद है जल प्रदूषण निरोध व नियंत्रण अधिनियम 1974। जल प्रदूषण के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए यह पहला व्यापक केंद्रीय कानून था। इसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और अवमानना करने पर 3 महीने तक की सज़ा और जुर्माना हो सकती है। इसके बाद चौथा है हमारा वन संरक्षण अधिनियम 1980। यह अधिनियम वन संरक्षण को प्राथमिकता देता है और यह सुनिश्चित करता है कि वनों को अनारक्षित नहीं किया जा सकता। इसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। इस कानून ने वनों के विनाश को रोकने और अपराधियों के लिए दंड की व्यवस्था की है। इसके बाद पांचवा है हमारा वायु प्रदूषण निरोध व नियंत्रण अधिनियम 1989। यह अधिनियम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया। विशेष रूप से औद्योगिकरण के कारण वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद छठा है हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यह अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के बाद पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने के लिए बनाया गया। इसके तहत केंद्र सरकार पर पर्यावरणीय नियम और अधिनियम बनाने का अधिकार है। यह अधिनियम पर्यावरण के सुधार और
प्रदूषण से निपटने के लिए जिम्मेदारी तय करता है। इसके बाद 7वां है हमारा वन अधिकार अधिनियम 2006। यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को वनों पर स्वामित्व प्रदान करता है। इसका उद्देश्य वन निवासियों की खाद्य सुरक्षा और जीविका सुनिश्चित करना है। जैव विविधता का संरक्षण और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना इसका उद्देश्य है। ग्राम सभाओं की अनुशंसा के साथ सरकार द्वारा जन उपयोगी सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है। इन कानूनों और प्रावधानों का उद्देश्य न केवल पर्यावरण की सुरक्षा करना है, बल्कि समाज के विभिन्न भागों को पर्यावरणीय संदर्भ में जागरूक करना है और उनके कर्तव्यों को समझाना भी है। ये कानून पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और देश में पर्यावरणीय समरूपता बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर भी समाप्त होता है। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई वो आपको समझ में आई होंगी। इन्वायरमेंटल साइंस पर एक वीडियो पहले आ चुकी है, ये दूसरी वीडियो थी। इसके बाद अभी तुरंत ही तीसरी वीडियो मिल जाएगी, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल पर उपलब्ध प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।